हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिट फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्लास 7 का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। और इसमें हमारे 19 चैप्टर हैं। 19 चैप्टर में मैं हाफ चैप्टर कराने वाला हूं। और मैं हमारे दो दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्शन में इसके पहले मैंने क्लास 6 का ऑलरेडी मैं 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने भोजन तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है हमारा विषमपोषी या स्वपोषी या परजीवी या मृत जीवी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर हमारा स्वपोषी हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वपोषी हो जाएगा। वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, मतलब कि खुद के लिए, वह क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? तो रक्षक कोष या हमारा क्लोरोफिल या रिक्तिका या कोशिकाओं के बीच का स्थान। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि क्लोरोफिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा? तो क्लोरोफिल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो कि नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो थ्री का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है फ्रेंड्स, केवल यही नहीं होगा। ये तो हमारा दिया हुआ था ऐसे। ऑप्शन नीचे है हमारा, ऑप्शन हमारा नीचे दिया हुआ है। ये हो जाएगा हमारा 1 4 और 1 4 हो जाएगा। बस केवल क्या हो जाएगा? 1 4 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया हुआ है 1 और हमारा 4 दिया हुआ है। तो सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं या प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो 1 और 4 ये जो है दोनों सही हैं। अगला प्रश्न हमारा, पीचर प्लांट कीटों को फंसाता है क्योंकि यह एक विषमपोषी है, या नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बढ़ता है, या क्लोरोफिल नहीं है, या इसमें इंसानों की तरह पाचन तंत्र है। तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। पीचर प्लांट कीटों को फंसाता है क्योंकि यह नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बढ़ता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण के तरीके के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है स्वपोषी या कीट खाने वाला, या मृत परजीवी या परजीवी। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि होगा मृतोपजीवी हो जाएगा। ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण के तरीके के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह हमारा क्या हो जाएगा? तो वह ईस्ट जो हो जाएगा वह होगा हमारा मृतोपजीवी हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, जब हम एक आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इस तरह के उद्घाटन के लिए दिया गया है? तो 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। रंध्र हो जाएगा, स्टोमेटा हो जाएगा। जब हम एक आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छिद्र देखते हैं। इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं? तो स्टोमाटा या रंध्र बोलते हैं, जो कि आंसर हमारा ई हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, 2 जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं और एक आश्रय पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है और प्रदान करता है।
भोजन तैयार करता है और प्रदान करता है जीवों के इस तरह के एक संघ को कहा जाता है। तो 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मृत्युपजीवी, परजीवी या स्वपोषी या सहजीवी। तो 7 का आंसर हमारा डी हो जाएगा जो कि सहजीवी हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है। तो 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो जाएगा जो कि 8 का आंसर हमारा बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। प्रश्न है नीचे इस चैप्टर का नेम है फ्रेंड्स हमारा, ये हमारा प्राणियों में पोषण जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीचे 1 और 4 तक कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, जैसे में उबला और मिसा हुआ आलू, ग्लूकोज घोल, या हमारा ब्रेड का टुकड़ा, या हमारा सरसों का तेल। और नीचे दिया गया है हमारा 1 2 या 1 3 या 2 3 या 3 4। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा जो कि 1 और 3 हो जाएगा। 1 3 में हमारा क्या हो जाएगा, तो उबला और मिसा हुआ आलू और एक ब्रेड का टुकड़ा जो कि 1 और 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा बी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है जो कि लेकिन कार्य में समान है। तो रदनक या कृंतक, चवर्णक और अग्रचवर्णक, कृंतक और चवर्णक, या अग्रचवर्णक और रदनक। तो 2 का आंसर हमारा बी हो जाएगा जो कि चवर्णक और अग्रचवर्णक होगा। निम्नलिखित में से वह दांत जो कि दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है जो लेकिन कार्य में समान है। तो चवर्णक और अग्रचवर्णक जो कि मोलर्स और प्रीमोलर्स जो कि सेम होते हैं। आंसर हो जाएगा बी जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला है, नीचे दी गई शर्तों को ध्यान में पढ़ें और निम्न में से कौन से सेट उन अंशों का सही संयोजन है जो कि पाचन कार्य नहीं करता। तो पाचन कार्य कौन सा नहीं करता, तो ग्रस नली, बड़ी आंत, मलाशय। तो यही हमारा सही हो जाएगा 3 का ए, जो कि ग्रास नली, बड़ी आंत और मलाशय ये हमारा जो है पाचन का कार्य नहीं करते हैं। बाकी मुख गुहा है ये करते हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, मलाशय। उसके बाद से मुख गुहा को बकल कैविटीज बोलते हैं हम। तो ये छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय ये सब हो सकते हैं। फर्स्ट वाला ग्रास नली, बड़ी आंत, मलाशय जो है ये हमारा जो है पाचन का कार्य नहीं करता। तो आंसर हमारा 3 का ए हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है क्योंकि यह मांसल जीव द्वारा प्रदान किया गया बल है, या भोजन के साथ लिया गया पानी का प्रवाह है, या गुरुत्वीय खिंचाव है, या भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन है। तो 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा जो कि करेक्ट हो जाएगा। निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है क्योंकि भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन है। आंसर हमारा डी हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। अगला है, पेट में मौजूद एसिड जो होता है वह उसका क्या कार्य होता है। तो 5 का आंसर हमारा हानिकारक जीवाणुओं को मारता है जो भोजन के साथ प्रवेश कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ए आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमीबा की अंगुलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करती है। तो 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जो कि पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा की उंगलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करती है, पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। छोटी आंत के विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, जो कि 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो इनकी दीवारों बहुत पतली होती हैं, उनके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है, या इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर भोजन आसानी से निकल सकता है, और इसमें उंगली की तरह प्रोजेक्शन होते हैं। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा। 1 2 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न, अमीबा के बनावटी कृत्रिम पैरों का प्रयोग किया जाता है केवल संचलन के लिए, केवल भोजन पर अधिग्रहण के लिए, या भोजन और संचलन पर अधिग्रहण के लिए, या केवल गैसों का आदान प्रदान के लिए। तो 8 का सी हो जाएगा जो कि करेक्ट हो जाएगा, भोजन और संचलन पर अधिग्रहण के लिए। अगला प्रश्न है हमारा,
लार में मौजूद एंजाइम जो है परिवर्तित करते हैं। तो क्या परिवर्तित करते हैं? वसा की वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, या सरल शर्करा को स्टार्च में, या प्रोटीन को अमीनोम्ल में, या हमारे जटिल शर्करा को सरल शर्करा में। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। सरल शर्करा को स्टार्च में लार हमारे लार के एंजाइम जो है वो ये परिवर्तित करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को जुगाली का नाम दिया जाता है, जो कि निगला और अपचित रहता है। निगला और आंशिक रूप से पचा हुआ, या ठीक से चबाया और आंशिक रूप से पचा हुआ, या ठीक से चबाया और पूरी तरह से पचा हुआ। तो 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि निगला और आंशिक रूप से पचा हुआ। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारे, जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्द का सही क्रम चुनें। तो हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले निगलना, उसके बाद से आंशिक पाचन होना, उसके बाद से फिर जुगाली करना, उसके बाद से पूर्ण पाचन होना। मीन्स कि सबसे पहले क्या करते हैं? निगलते हैं, उसके बाद से वो आंशिक पाचन करते हैं, आधा पचाते हैं आधा नहीं, उसके बाद से फिर जुगाली करते हैं और जुगाली करने के बाद उसके बाद से पूर्ण पाचन उनका खाना का हो जाता है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ जो है मनुष्य में रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि यह जो है मनुष्यों में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते। या सेल्यूलोज मानव रक्त में अवशोषित हो जाता है और फाइबर में परिवर्तित हो जाता है। या हमारा सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया सेल्यूलोज को फाइबर में परिवर्तित करते हैं। या डी ऑप्शन हमारा, सेल्यूलोज छोटे छोटे घटकों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में उत्सर्जित होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रुक्षांशों के अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि मनुष्य में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। जो कि आंसर हमारा ई हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो हमारे अंदर नहीं होता है, वो हमारे पादप में होते हैं, प्लांट में होते हैं सेल्यूलोज। मनुष्य में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं है। ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा रेशो से प्राप्त ऐसे क्वेश्चन है कि रेशम से क्या प्राप्त होते हैं, या रेशम किस प्रकार के होते हैं। अगला अब इसमें से हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है कौन सा? कोकून, रेशम, सेरीकल्चर या जंगल विज्ञान। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन जो है वह क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? सहतूत रेशम, या टसर रेशम, या मूंगा रेशम, या मोथ रेशम। तो 2 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि मोथ रेशम हो जाएगा। मोथ सिल्क उसको बोलते हैं हम लोग, मोथ सिल्क, मोथ रेशम। अगला प्रश्न है हमारा कि पहली जानवर को मारे बिना पशु से प्राप्त रेशे से बना उपहार खरीदना चाहती थी, और निम्नलिखित में से उसे खरीदने के लिए सही उपहार कौन सा होगा? तो ऊनी शॉल, रेशमी दुपट्टा, या पशु पर टोपी, या चमड़े का जैकेट। तो 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जो कि ऊनी शॉल हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा 3 का, ये हो जाएगा, जो कि ऊनी शॉल होगा। अगला प्रश्न हमारा, रेशम का रेशा जो है प्राप्त होता है तो भेड़ का ऊन, या कपास की गेंद, या कोकून, या चमकदार जूट डंठल। तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। रेशम का रेशा प्राप्त होता है कोकून से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊन का रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो बकरी, लामा, अल्पाका, या मोथ से। तो 5 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि मोथ से नहीं प्राप्त होता है, बाकी सभी से होता है। अगला प्रश्न हमारा, चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन में है वांछित गुणों वाले संतानों का चयन करना, या वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना, या प्रजनन के लिए एक क्षेत्र का चयन करना, या अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन के लिए महीन बालों का चयन करना। तो 6 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है। प्रश्न है, भेड़ कर्तन शेड में होने वाली सामान्य प्रक्रिया है वह क्या है? तो ऊन निकालना, विभिन्न बनावट के बालों को अलग करना, या चर्बी हटाने के लिए भेड़ के रेशों की धुलाई करना, या भेड़ के रेशों को शहतूत में लपेटना।
तो 7 का आंसर हमारा ई हो जाएगा जो कि करेक्ट हो जाएगा। भेड़ कर्तन शेड में होने वाली सामान्य प्रक्रिया है ऊन निकालना। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम उत्पादन शब्द का प्रयोग किया जाता है जीवाणु का संवर्धन या रेशम कीट पालन या रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाना या साड़ियों का उत्पादन करना। तो 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा जो कि रेशम उत्पादन शब्द का प्रयोग रेशम कीट पालन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रेशम की रीलिंग जो है वह है क्या है? तो रेशम की रील बनाने की एक प्रक्रिया है, रेशम के रेशों की कताई है या रेशमी कपड़े की बुनाई है या कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया है। तो 9 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जो कि सही है। कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया जो है रेशम की रीलिंग है। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम कीट रेशे का स्राव जो है स्राव करता है वह बना होता है, किसका बना होता है? तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। रेशम कीट रेशे का स्राव करता है वह बना होता है किसका? तो प्रोटीन का बना होता है। 10 का हो जाएगा सी जो कि करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा चैप्टर जो है वो ऊष्मा से संबंधित है, हीट से। तो प्रश्न है, सर्दियों की सुबह जो है संगमरमर की टाइल जो है लकड़ी की टाइल की तुलना में ठंडी महसूस होगी क्योंकि मार्बल टाइल जो है वह लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है या पॉलिश की जाती है जबकि लकड़ी की टाइल को पॉलिश नहीं किया जाता। लकड़ी की टाइल की तुलना में अधिक ऊष्मा परिवर्तित होता करता है या लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का कुचालक होता है। तो आंसर हमारा ई हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा, लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है। ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया, इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिला क्योंकि अखबार की परतों के बीच घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है, अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है, या अखबार ऊष्मा का सुचालक होता है, या हमारा अखबार का तापमान आसमान के तापमान से अधिक होता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा जो कि करेक्ट होगा, अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। आंसर हमारा बी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। आंसर हमारा, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने गलती बोल दिया, आंसर हमारा बी नहीं होगा, आंसर हमारा 2 का जो होगा वो इसमें हाँ हमारा बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सबसे अच्छा हमारा यही दर्शाता है जो कि अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। आंसर हमारा बी हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, पहेली और बूझो ने अपने शरीर का तापमान मापा और पहेली के तापमान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट और बूझो का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निम्नलिखित कथ्य में से कौन सा सत्य है? पहेली के शरीर का तापमान बूझो से अधिक होता है या हमारा पहेली के शरीर का तापमान बूझो से कम होता है, या दोनों के शरीर का तापमान समान है, या दोनों बुखार से पीड़ित है? तो आंसर हमारा सी हो जाएगा जो कि हमारा शरीर का तापमान जो है सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं और 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बूझो के पास 3 थर्मामीटर है, वो अपने शरीर का तापमान और उबलते पानी का तापमान मापना चाहता है, उसे कौन से थर्मामीटर चुनना चाहिए? तो 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा दिया हुआ है, थर्मामीटर दिया हुआ है। थर्मामीटर ए जो है 1 और 2 शरीर के तापमान को मापने के लिए और 2 उबलते पानी के तापमान को मापने के लिए, जो कि आंसर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ये 1 है, 2 है और ये तीसरा है। और 2 में और बी में है थर्मामीटर और दोनों का तापमान मापने के लिए। थर्मामीटर 2 जो है दोनों का तापमान मापने के लिए, या थर्मामीटर 3 जो है दोनों का तापमान मापने के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए हो जाएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 जो था वो शरीर के तापमान के लिए, और जो तीसरा था 1 और 3 जो है वो शरीर के तापमान के लिए, 2 जो है वो उबलता पानी के लिए, ये जो है पानी के लिए हो जाएगा और ये जो है हमारा शरीर के लिए हो जाएगा, ये और ये हमारा, और ये पानी के लिए हो जाएगा।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। थर्मामीटर 1 और 3 शरीर के तापमान को मापने के लिए, और 2 जो है उबलते पानी का तापमान मापने के लिए, जो कि आंसर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रयोगशाला थर्मामीटर के साथ बीकर में बर्फ के तापमान को मापने के लिए व्यवस्थाएं ABCD में दिखाई गई हैं, उनमें से कौन सा तापमान के सटीक मापने के लिए सही व्यवस्था को दर्शाता है। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो 5 का ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा उसमें जो था फिगर नहीं था, इसलिए मैंने उसको उसमें वो गलती से छूट गया था। चलते हैं अगले हमारे चैप्टर पे। अगले चैप्टर जो है हमारा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स है, जो कि अम्ल, क्षार और लवण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका जो है वह क्या है। एसिड में पानी डालें या पानी में एसिड डालें, या एक साथ एसिड और पानी मिलाएं, या एक उथले कंटेनर में एसिड में पानी डालें। तो 1 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। एक उथले कंटेनर में एसिड में पानी डालें। ऑप्शन हमारा एक का क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, हमारा एक का बी हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, जो कि पानी में एसिड डालें। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 का ई हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद जो है सदैव होते हैं। तो अम्ल और क्षार, अम्ल और लवण, या हमारे अम्ल और पानी, लवण और पानी, और लवण और क्षार। तो 2 का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, जो कि लवण और पानी हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद जो है सदैव होते हैं लवण और पानी, साल्ट एंड वाटर। अगला प्रश्न हमारा, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर कौन सा रंग दिखाई देंगे। तो 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि अम्ल में पीला और क्षार में लाल ऐसे दिखाई देते हैं। ये अम्ल में पीला और क्षार में लाल, आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, फेनोल्फथालीन एक सिंथेटिक संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। तो ये कैसे विलयन में होते हैं, लाल और नीला, नीला और लाल, गुलाबी और रंगहीन, या रंगीन और गुलाबी। तो 4 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि ये अम्लीय में हमारे रंगहीन होते हैं और क्षारीय में गुलाबी होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कि जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाना चाहिए। तो कार्बनिक पदार्थ, या काली चूना, या कास्टिक चूना, या कैलेमाइन विलयन। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे, जो कि ऑर्गेनिक मैटर, जो कि आंसर हमारा ई हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है, एक प्राकृतिक रंजक लिटमस निम्नलिखित में से किसका अर्क है। तो 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जो कि चाइना रोज हो जाएगा, गुड़हल उसको हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये क्या है। तो भौतिक और परिवर्तित परिवर्तन, या भौतिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, या रासायनिक और परिवर्तन, या रासायनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो 7 का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, जो कि रासायनिक परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। फिजिकल को हम कर सकते हैं भौतिक को, लेकिन रासायनिक को नहीं कर सकते हैं। एक घोल हल्दी सूचक का रंग जो है पीले से लाल में बदल देता है, घोल जो है वह क्या है। तो क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, या उदासीन या अम्लीय है, दोनों में से कोई एक। तो 8 का आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि क्षारीय होगा, बेसिक होगा। ये घोल हल्दी सूचक का रंग पीले से लाल में बदल देता है, तो वह क्षारीय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के सेट में एसिड होता है। तो अंगूर, चूने का पानी, या सिरका, साबुन, हल्दी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या हमारा दही, सिरका। तो 9 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि दही और सिरका हो जाएगा, कर्ड और विनेगर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रंगहीन विलयन में फेनोल्फथालीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है, इस विलयन की प्रकृति क्या है। तो क्षारीय है, या तो अम्लीय या क्षारीय, या तो अम्लीय या उदासीन है, या तो क्षारीय या उदासीन है। तो 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। रंगहीन विलयन में फेनोल्फथालीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है, इस विलयन की प्रकृति क्या है। तो या तो अम्लीय है या उदासीन है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है अम्ल क्षार सूचक है। तो सिरका, नींबू का रस, हल्दी, या मीठा सोडा। तो 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि हल्दी आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट होगा।
अगला चैप्टर हमारा जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना या मोम का पिघलना। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, जो कि मोम का पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है ये बताना है। तो तारों को टिमटिमाना, सब्जियों का पकना या फलों की कटाई या पानी का उबलना। तो दो का आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि सब्जी का पकना, एक बार पक जाता है तो फिर कच्चा नहीं होगा वो। एक रासायनिक परिवर्तन शामिल हो सकता है केवल रंग में परिवर्तन, केवल तापमान में परिवर्तन या केवल गैस का उत्सर्जन या उपयुक्त में से सभी। तो थ्री का आंसर हमारा डी हो जाएगा, जो कि सभी जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न हमारा, दूध के दही में बदलने पर निम्न में से कौन सा सही है? इसकी अवस्था जो है तरल से अर्ध ठोस में बदल जाती है, या रंग बदलता है, या स्वाद बदलता है, या परिवर्तन को पूर्ववत नहीं किया जा सकता। तो फोर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि 1, 3 और 4 जो है सही होंगे। 1, 3, 4 जो है वो सही होंगे, 2 जो है हमारा ये गलत होगा। तो 1 और 3 और 4 जो है सही होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, एक आदमी ने अपने मुख्य द्वार को लोहे से पेंट करवा दिया, जो इसे जंग लगने से बचाए, या इसे धूप से बचाए, या इसे खूबसूरती बनाए, या इसे धूल रहित बनाए। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि डी हमारा हो जाएगा, जो कि 1 हमारा 3 और 1 और 3 हो जाएंगे, जो कि आंसर हमारे डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ किसके लिए प्रसिद्ध है, और इनमें से कौन सा तथ्य जो है इसके लंबे समय तक बनावट में स्थिरता के लिए जिम्मेदार है? तो 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसे 1600 साल से भी पहले बनाया गया था। तो ये तो हमारा सही है, ये 1600 साल से भी पहले बनाया गया था। या चलिए ऑप्शन पूरा देख लेते हैं। या 7 मीटर से अधिक ऊंचा है, इसका वजन करीब 6000 किलो है, या इतने लंबे समय के बाद इसमें जंग नहीं लगा। तो आंसर हमारा सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसमें जंग लगने से रोकने के लिए किया जाता है? तो 7 का आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, जो कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसमें जंग लगने से रोकने के लिए किया जाता है? तो तांबा। आंसर हमारा 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि सॉरी फ्रेंड्स, डी नहीं होगा इसका, ए हो जाएगा। सॉरी, लोहा में हम करते हैं। अगला प्रश्न है, पहेली की माँ ने गर्म पानी में चीनी घोलकर गाढ़ी चाशनी बनाई और ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। तो भौतिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, या रासायनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, या भौतिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो 8 का आंसर हमारा ई हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा, भौतिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, कि रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो हमारा ऊष्मा बाहर जा सकती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं होती। ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत है, बाकी सभी सही है। ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, सही है। रंग परिवर्तन हो सकता है, सही है। गैस उत्सर्जन हो सकता है, सही है। लेकिन ऊष्मा बाहर जा सकती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं होती है, तो ये जो है गलत होगा। अगला प्रश्न हमारा, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें मिलाई गई और फिर उसे घोलने के लिए थोड़ी मात्रा में गर्म पानी डाल दिया गया और ठंडा होने पर सुंदर नीले रंग का क्रिस्टल अलग हो गए। तो चरण 2 और चरण 1 और चरण 2 है वो बताना है। तो सी जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, दोनों रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न हमारा जो है इस चैप्टर का लास्ट 11वां प्रश्न है हमारा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? तो 11 का आंसर हमारा, सभी भौतिक परिवर्तन अतुकर्मणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, ये गलत है। सही बताना है। तो हमारा सेकंड है कि ध्वनि का उत्पन्न होता है एवं किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये हमारा 2 ही हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन जो है विशेषता नहीं है? तो रंग में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन या ध्वनि का उत्पादन या गंध में परिवर्तन। तो 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा। रंग में परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट होगा। यहाँ पे नहीं बोला है इसमें। ये चैप्टर फ्रेंड्स हमारा जो है वेदर क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा जो कि मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान किससे संबंधित है? तो अधिकतम दिन का तापमान और न्यूनतम रात का तापमान। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न हमारा, दी गई परिभाषाओं में जो सबसे उपयुक्त है जलवायु की परिभाषा जो है वह क्या है? तो कई वर्षों का औसत मौसम पैटर्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षेप में मरुस्थलीय जलवायु का वर्णन करता है? तो 3 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि गर्म और सूखा हो जाएगा, हॉट एंड ड्राई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षेप में मरुस्थलीय जलवायु का वर्णन करता है? जो कि गर्म और सूखा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, पहेली एक वन्यजीव अभयारण्य में गई जहां उसने पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों की घनी वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक आदि देखे। सबसे ज़्यादा इस अभयारण्य का संभावित स्थान जो है वो क्या है? तो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय में ही ऐसे सब जीव जंतु पाए जाते हैं। जानवरों की कुछ अनुकूली विशेषताएं नीचे दी गई हैं। त्वचा के नीचे चर्बी की परत या लंबे, घुमावदार और नुकीले पुंजे, फिसलन भरा शरीर या मोटा सफ़ेद फर। तो 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 का आंसर जो हो हमारा डी हो जाएगा। केवल 1 और 2 और 4, 1, 2 और 4 हो जाएंगे, जो कि सही हो जाएंगे। त्वचा के नीचे और लंबे घुमावदार नौकीले पुंज और हमारा मोटा सफ़ेद फर, फिसलन भरा शरीर ये नहीं होता है। अगला है प्रश्न हमारा कि पेंगुइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पेंगुइन के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो हमारा जो है वे तैर नहीं सकते, वे आपस में गुफ्तगू करते हैं, या वे तैर नहीं सकते, उनके पैरों में तैर नहीं सकते, यही सही हो जाएगा हमारा। 6 का बी हो जाएगा। प्रश्न हमारा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की निम्नलिखित पर्यावरणीय स्थितियों को पढ़े। गर्म और आर्द्र जलवायु, दिन और रात की असमान लंबाई, भरपूर बारिश या भरपूर रोशनी और नमी। आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि 1, 3 और 4 हो जाएगा, जो कि सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र जो है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? 8 का ए हो जाएगा, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। तो त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत या सफ़ेद फर या लंबी लोभी पूंछ या तेज पंजे के साथ चौड़े और बड़े पैर। तो 9 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाह रहे हैं कि ये जितने भी प्रश्न है इसका मैं डिस्कशन लेकर अगले नेक्स्ट वीडियो में आऊँ ये पूरे कंप्लीट कराने के बाद, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा चैप्टर जो है हवा, चक्रवात और तूफान जो है इससे पढ़ना है, रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा कि आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है और इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? तो दरवाजे के पास, फर्श पर या किसी भी दीवार पर या छत पर। तो ऑप्शन हमारा ए का डी हो जाएगा, जो कि छत पर रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, समुद्री समीर की दिशा को दर्शाने के लिए चित्र 8.1 में 4 योजनाबद्ध चित्र दिखाए गए हैं, उनमें से कौन सा सही दर्शाता है? तो ए, बी, सी, डी ये सब ऐसे दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। तो ऐसे और फिर ये ऐसे प्रश्न है, चित्र में एक बच्चे को स्ट्रॉ के साथ एक स्ट्रॉ के सिर के पास हवा उड़ाते हुए देखा गया और जिसका दूसरा सिरा शीतल पेय की बोतल में है, और यह देखा गया कि जैसे ही स्ट्रॉ के खुले सिरे पे हवा चलती है स्ट्रॉ में शीतल पेय का स्तर ऊपर उठ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेय स्तर वृद्धि का सबसे अच्छा कारण बताता है? तो हवा के बहने से स्ट्रॉ के सिरे पर दबाव कम हो जाता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न हमारा, आंधी के साथ बिजली गिरने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी जो है बरतनी चाहिए?
तो किसी पेड़ के नीचे शरण न ले, धातु के सिरे वाले छत नीचे के शरण ले, और खुली घास स्टोरेज शेड आदि शरण न ले, या खुले बस में शरण न ले। तो 4 का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन में नीचे दिया होगा हमारा 1 1 का ए, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, जो कि हमारा डी का 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हमारा खुले में बस में शरण न ले, 4 जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चक्रवात से निम्नलिखित में से किस स्थान के प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं? तो 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा पुरी, क्योंकि वहाँ पे पुरी जो है ये भी समुद्र तट के किनारे है और यहाँ पे सबसे अधिक संभावनाएं होते हैं चक्रवात के। प्रश्न हमारा, एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है और एक गलियारे दरवाजे के समकोण पर पड़ता है, जो कि पर्दे के समानांतर यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो क्या होता है पर्दा? तो आंसर हमारा कमरे के अंदर धकेल दिया जाएगा या कमरे के बाहर की ओर धकेल दिया जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर जो है हमारा मिट्टी सोयल से संबंधित है। तो चलते हैं प्रश्न देखते हैं। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों का विकास करने और जीवित रहने के लिए नमी, पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस स्थान को चुनें जहां मिट्टी में पानी और पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा है। तो रेगिस्तान या खुला मैदान होगा, या जंगल या क्रिकेट का मैदान। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, जो कि सबसे करेक्ट आंसर होगा इसका। पेड़ पौधों की संख्या अधिक होने के कारण जो है जंगल में ही हमारा पर्याप्त नमी और पोषक तत्व होते हैं, इसलिए आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि इस जितने भी चैप्टर हैं 6, 7 का मैं डिस्कशन लेकर आऊँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता जो होती है, तो 2 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो कि ये क्षैतिज हो जाएगा या हॉरिजन हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारा, मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना है? तो 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर की मिट्टी। मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य जो निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना होता है? तो ऊपर की मिट्टी। मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों को पढ़ें। अपक्षय मिट्टी के निर्माण की एक बहुत तेज प्रक्रिया है। रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है, या दोमट मिट्टी में केवल रेत और मिट्टी होते हैं। ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। 2, 4 हो जाएंगे आंसर, जो कि मिट्टी के संदर्भ में कथन जो है वो हमारे 2 और 4 होंगे। रेतीले मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है और ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है 9 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो 9 चैप्टर फ्रेंड्स अगले मैं वीडियो में लेकर आऊँगा। 9 चैप्टर, इसमें 18 चैप्टर हैं हमारे टोटल। तो 7 चैप्टर हमारे क्लास से जो है क्लास 7 जो है उसमें हमारे 18 चैप्टर हैं। तो 18 चैप्टर मैं 9 चैप्टर करा दिया हूँ ऑलरेडी, और ये मैं इस वीडियो में 9 चैप्टर हो गए हैं हमारे कंप्लीट। और फ्रेंड्स, और 9 चैप्टर बचते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे आपको तो। और फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बोला है कि जैसे मैं इसका डिस्कशन मैं अगर चाहूँ लेकर आऊँ नेक्स्ट वीडियो में, पूरे मैं सोचा हूँ कि 6 से लेकर 10 तक जितने भी हमारे क्वेश्चन है, चैप्टर है, उसको मैं ख़त्म करा दूँ। उसके बाद से मैं इसका डिस्कशन लेकर आऊँ। तो अगर डिस्कशन मैं लेकर आऊँ ये कि नहीं लेकर आऊँ, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और चलिए फ्रेंड्स, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर आपको आज जो है हमारा मंडे है, तबीयत ठीक होने के ना कारण मैंने 1-2 दिन के बाद से मैंने ये क्लास कराया है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर वेडनेसडे को लेकर आऊँगा इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को, जो कि कंप्लीट हो जाएगा हमारे 7 चैप्टर। क्लास 7 जो हो जाएगा हमारा, उसमें क्लास 7 में हमारा 9 चैप्टर और बचते हैं, तो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।